नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री पे अगर आपको जाना होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी हमेशा कंप्रोमाइज़ की रही है। फॉल्स प्रॉमिसेस करके लोगों के एतमाद को, लोगों के कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचाई। लेकिन आप उनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उनके मैनिफेस्टो में क्या वर्ड AAY, BPL, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले कहीं पे मेंशन है? जो शुरुआत उन्होंने की है, मुझे लगता है इस शुरुआत में कोई ऑनेस्टी नहीं है कि वो किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। आपने बजट में उसका कुछ नहीं कहा। जब अपोजिशन ने हाउस में इशू रेज किया और दिल्ली विजय सड़कों पे आए, आपने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी से नया क्या लेना चाहते हैं? दे जस्ट वांटेड टू गेन द टाइम। और मुझे लगता है कि जो इनकी 6 महीने की परफॉर्मेंस है, मैं कहूँगा बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। जम्मू कश्मीर की राजनीति की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्ष 2024 जो पिछला वर्ष था, जम्मू कश्मीर में एक तवील अरसे के बाद विधानसभा के चुनाव हुए, एक चुनी हुई सरकार हम सबके सामने आई है और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हम एक केंद्र शासित प्रदेश में हैं और यहाँ पर जो पावर सेंटर है मुख्यतः माननीय LG महोदय के पास है। लेकिन लगभग 4 से 5 महीने हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को सत्ता में आए हुए, और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस बारी अक्सरियत से इन इलेक्शंस में जीती है, उनमें उनके मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो कई प्रॉमिसेस आम जनता से किए थे। लेकिन आज जनता को ये लग रहा है कि जो वायदे थे वो सिर्फ जुमले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार कई वायदों पर यू टर्न लेते हुए नज़र आ रही है। कुल मिलाकर ये 4-5 महीने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के किस तरह गए, और खासकर विधानसभा का सत्र जम्मू में चल रहा था, काफ़ी हंगामेदार था। डेली विजर्स का मुद्दा बजट में नहीं आया, निराशा काफ़ी देखने को मिली। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में सरकार किस ओर बढ़ रही है, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, फॉर्मर मिनिस्टर चौधरी जुल्फकार। स्वागत है आपका। थैंक यू। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, एक तो जिस बारी अक्सरियत से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैसिव मैंडेट कश्मीर में लिया, जिन पोल प्रॉमिसेस को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आई थी, क्या आपको लगता है कि एक यू टर्न या फिर उसमें एक बहुत बड़ी डाइल्यूशन आई है? लोगों को जो विश्वास डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री पे अगर आपको जाना होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी हमेशा कंप्रोमाइज़ की रही है और उन्होंने हमेशा ही लोगों के साथ फॉल्स प्रॉमिसेस किए हैं और फॉल्स प्रॉमिसेस करके लोगों के एतमाद को, लोगों के कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचाई है। जहां हम इस इलेक्शन की बात करें तो इस इलेक्शन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अभी मैं समझता हूं 6 महीने का अर्सा कुछ ज़्यादा नहीं है कि उनकी उपलब्धियों को, उनकी अचीवमेंट का आंकलन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए सफिशिएंट टाइम है। बट हमारे में कहा जाता है कि शुरुआत जो है, वेल बिगिन इज़ हाफ डन। बिल्कुल, आपकी जैसी शुरुआत होगी वही आपका अंजाम दिखाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, बहुत सारे प्लान्स उठा के लाए। सबसे बड़ी बुरी बात जो मुझे लगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार कम्युनल कार्ड खेला और एक कम्युनल कार्ड खेल के उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और ये लोगों को, दरअसल जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को बिलखसूस ये बताने की कोशिश की गई कि हम आपके मुहाफ़िज़ हैं, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं। और एक भाजपा का डर और खौफ जो है वो मुस्लिम इलेक्टोरेट्स के जहनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने डाला कि यहाँ यूपी जैसे हालात बन जाएंगे, यहाँ आपकी मसाजिद को बंद कर दिया जाएगा अगर हम इक़्तिदार में नहीं आए, आपको नमाज़ पढ़ने नहीं दी जाएगी, आपको दीनी तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिलेगा, और सोआन बहुत सारी चीज़ें थी जिससे मुस्लिम कम्युनिटी के जहन में बहुत सारे शक व शुबात और खदशात पैदा हुए। और इन ब्लॉक मुस्लिम कम्युनिटी ने मेजॉरिटी में, मैं कहूँगा मेजॉरिटी में वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को किया। लेकिन बहुत बदकिस्मती की बात है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस पोल प्लैंक पे आई, ये एक एंगल था, इसके बहुत सारे और एंगल्स भी हैं जो इनके फॉल्स प्रॉमिसेस हैं, मैं उस पर बाद में आऊँगा। आपके सामने परसों 27 तारीख को लैलतुल कद्र की रात है, बहुत बड़ी रात है, इबादत की है। और हमारे में कहा जाता है कि
1000 साल से बढ़ के 1000 साल की इबादत से ज़्यादा का सवाब जो है वो आपको इस रात की इबादत का मिलता है। श्रीनगर की जामा मस्जिद बन रही और प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर मेंट फॉर वर्शिप ऑनली। और एक वो सरकार यहाँ होते हुए, चुनी हुई सरकार यहाँ होते हुए, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इंश्योर करते औकाफ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इनको ये इंश्योर नहीं किया गया। और एक लफ्ज़ भी आज वो मुस्लिम समुदाय के बारे में कहने से हिचकिचाहट करते हैं, डरते हैं, नाम नहीं लेते। सबसे बड़ा उन्होंने वहाँ पे डिसीव किया। उसके बाद हम दूसरे मुद्दों पे आ जाएं, दूसरे इश्यूज़ पे आ जाएं, तो उन्होंने कहा था कि हम 12 सिलेंडर लोगों को मुफ्त देंगे। उन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। उन्होंने ये कहा था कि हम पेंशन्स बढ़ा देंगे, 5000 पेंशन करेंगे। मुझे तो लगता है ये है कि उमर साहब ने अभी जब भी उनसे पूछा गया कि आप अपना जो वादे किए हैं इलेक्शन में, आपको अल्टीमेटली लोगों ने मैंडेट जो दिया है वो आपके मैनिफेस्टो पे दिया है, आपके प्रोमिसेस पे दिया है, आपके एजेंडा पे दिया है, और आप उनकी फुलफिलमेंट के बारे में क्या कर रहे हैं। तो वो हर पत्रकार को यही जवाब देते थे कि बजट को आ लेने दीजिए, बजट अपने आप में रिफ्लेक्ट करेगा हमारी मैनिफेस्टो को। डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रोग्राम एंड पॉलिसीज और डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड इन द बजट स्पीच। बजट स्पीच में जनाब उमर साहब ने इतने शानदार तरीके से बजट पेश किया। 1 घंटा 45 मिनट की तकरीर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में की, और उसमें मैक्सिमम टाइम उन्होंने डिवोट किया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पे, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना पे, भारत सरकार का चलाया जाने वाला जल जीवन मिशन पे, रोड कनेक्टिविटी के प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चल रहे हैं, और तमाम वही स्कीमें उन्होंने गिन के वहाँ पे बताई जो स्कीमें ऑलरेडी यूनियन बजट में आ चुकी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, दे आर यूनिफॉर्म फॉर द इंटायर नेशन। रिपीट करने का क्या मतलब था, ये हर आदमी की समझ से परे है। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं शुरुआत करता हूँ AAY कैटेगरी से 200 यूनिट बिजली फ्राहम करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। उनके मैनिफेस्टो में क्या वर्ड AAY, BPL, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले कहीं पे मेंशन है? नहीं। उमर साहब के पूरी तकरीरें निकाल के देख लीजिए इलेक्शन की, कहीं उन्होंने ये कहा है कि हम गरीबी की सतह से नीचे रहने वाले लोगों को इसका लाभ पहुंचाएंगे, 200 यूनिट बिजली हम उनको देंगे, या 12 सिलेंडर हम उनको देंगे, या राशन उनको देंगे। मुझे विवेक जी मौका मिला पिछली सरकार में काम करने का, और फूड एंड सिविल सप्लाईज का डिपार्टमेंट मेरे पास रहा। मैं आपको जो मेरी नॉलेज है, जो मुझे याद है, उस वक्त जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब थी। अब शायद 10 साल का अरसा हो चुका है। हमने 15 में लास्ट टाइम काउंटिंग करवाई थी, जब हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया था। आज वो पॉपुलेशन बढ़ के 1,50,00,000 के करीब होगी, अगर 2-3 लाख हम लद्दाख की पॉपुलेशन को एक्सक्लूड भी कर दें। तो मैं आपको ये बड़े वसूख से कहना चाहूँगा कि उस वक़्त जो संख्या थी AAY की, वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 2,20,000 है। 1,50,00,000 की पॉपुलेशन में आप सिर्फ 2,20,000 लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री फ्राहम करेंगे। पहले तो आपको गांव-गांव टार्च लेके ढूंढने पड़ेंगे। 1.5 करोड़ की आवाम में 2,20,000 लोग, परसेंटेज आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे नहीं पता कितने परसेंट बना। उसके बाद
आपने जनाब 200 यूनिट तो देने हैं, बट आपने टर्म एंड कंडीशन लगा दी है कि उनके वो पहले प्रधानमंत्री सूर्यग्राम योजना का लाभ वो लेंगे। वो पहले अपने घर पे एक सोलर पैनल लगाएंगे जिससे पावर जनरेट होगी जो ग्रिड में जाएगी और वो डिडक्शन होगी उनकी और उनको 200 यूनिट मिलेगा। पहले तो गरीब एएवाई के पास सब्सिडी अमाउंट पैसा देने के लायक है नहीं वो कि उसके घर पे वो जो सोलर पैनल है वो लग पाएगा। दूसरी उसके घर में स्मार्ट मीटर होना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा इस सरकार से कि अभी तक जम्मू कश्मीर में कितने % स्मार्ट मीटर्स लगे हैं। मैं नहीं समझता कि कुछ चंद शहरों को छोड़ के, और शहरों में भी कुछ लोकेलिटीज़ को छोड़ के स्मार्ट मीटर्स गांव में लगे हैं। तो आपने एक बड़ी अच्छी एडवर्टीजमेंट दी जो आपको अट्रैक्ट लोगों को करती है। आपने उसमें ऐसा किया कि एक ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दी जिसमें आपने हिडन चीज़ें रखी। आपको एक बता दिया गया कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आप ले लीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नीचे आपने स्मॉल जो माइन्यूट वर्ड में लिख दिया टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और जब आप ने वो प्रोडक्ट खरीद तो लिया, फिर जब आप टर्म एंड कंडीशन को देखने लगे तो वो तो आपको सारा ड्रेन करने जा रहा है, वो तो आपको सब कुछ निचोड़ लेगा। सो इन ए वे उमर साहब की सरकार का ये बहुत स्मार्ट मूव है जो उन्होंने एएवाई को लाया। उन्होंने कहा कि मुझे शुरुआत तो कहीं से करनी थी, लेकिन जो शुरुआत उन्होंने की है मुझे लगता है इस शुरुआत में कोई ऑनेस्टी नहीं है कि वो किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम राशन जो है एएवाई कैटेगरी को दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि मैं इस महकमा खुराक का वजीर रहा हूँ। अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट देयर इज ए प्रोविजन दैट every household will get 35 kg राशन फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ऑलरेडी प्रावधान है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहता है, उसमें बिल्कुल क्लियर स्पष्ट लफ्ज़ों में लिखा है कि जो एएवाई कैटेगरी में हैं, वो डेस्टिट्यूट्स हैं, विडो हैं, ऑर्फन हैं, वो एक क्लास डिफाइंड है वहाँ पे। जो इस कैटेगरी में लोग आएंगे उनको 35 kg पर पर्सन नहीं, हाउस होल्ड के हिसाब से राशन दिया जाएगा। इन जो जिस क्लास को आइडेंटिफाई किया सरकार ने, उस क्लास में संख्या जो किसी भी फैमिली की है वो 2, 3, 4 से ज़्यादा नहीं है। और अब अगर आप आकलन करेंगे कि अगर 3 किसी के घर में लोग हैं तो उनको 30 kg मिलेगा। क्या दिया सरकार ने? अगर किसी के घर में 4 लोग हैं तो वो सिर्फ 5 किलो उनको मात्र राशन मिलेगा, क्योंकि 35 किलो तो उस फैमिली को ऑलरेडी मिल रहा था। अब ये 6, 7, 8 की फैमिली तो होती नहीं है जो डबल एवाई में है, और जिसकी फैमिली 6, 7, 8 की होगी तो डेफिनेटली उसमें अर्नर्स भी होंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्ट मूव प्ले किया। हाँ, हमने अपना वादा पूरा कर दिया, हमने दिया भी कुछ नहीं। आपने पेंशन कहा कि हम डेस्टिट्यूट्स, ऑर्फन्स, विडोज, ओल्ड एज पेंशन जो है वो बढ़ाएंगे, और वो बढ़ा के हम 5,000 करेंगे। और आपने किया क्या? आपने मात्र 250 रुपये बढ़ाए। 1,000 तो वो ऑलरेडी लेते थे जो हमारी सरकार में हुआ था, पीडीपी बीजेपी सरकार के टाइम में। पहले 300, 400 या 500 मिलता था, हमने उसको डबल किया था, 1,000 किया था। इन्होंने मात्र 250 रुपये बढ़ाए, और कमिटमेंट थी कि हम 5,000 करेंगे। रोजगार देने की बात थी तो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट का नाम नहीं लिया। आज आप देख रहे हैं हमारा सारा निज़ाम जो है, चाहे वो बिजली का निज़ाम है या पानी का निज़ाम है, ये तमाम का तमाम जो है वो डेली वेजर्स के सिर पे चलता है। और डेली वेजर्स की हालत ये होती है कि वो बिजली पे के खंबे पे चढ़ के बिजली ठीक करता है, शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाता है, और उसकी फैमिली को कुछ नहीं मिलता। मेरे इलाके में 4-5 महीने पहले की बात है,
एक ही लड़का था, एक बशीर नाम का आदमी है द्रमन गांव का, उसका एक ही लड़का था, वो बिजली ठीक कर रहा था और अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हुआ, बिजली आई और ही वाज एक्सपायर्ड ऑन द, वहीं पे इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया। आज तक उसके छोटे छोटे बच्चे, उसका बुजुर्ग बाप, उसकी बीवी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। ना तो उनका कोई इंश्योरेंस है, ना उनको कोई बेनिफिट मिलता है। और इस किस्म के, ये मैंने आपके सामने एक इंसिडेंट शेयर किया है। यहाँ अनगिनत ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे इस तरह के हादसात पेश होते हैं। हमारा पानी का निज़ाम, हमारी सरकार में 2018 में एक एसआरओ जारी किया गया, एसआरओ नंबर 590, जिस एसआरओ में रेगुलराइज करने की बात की गई कि हम इनका बायोमेट्रिक्स करेंगे, हम इनका जो इंक्वायरी करेंगे प्रॉपरली, एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली। हमने 61,000 पीपल्स वर आइडेंटिफाइड बाय आवर गवर्नमेंट। हमने नहीं देखा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपॉइंट किए हैं, कांग्रेस ने अपॉइंट किए हैं या किसी और ने अपॉइंट किए हैं। हमारे वक्त में ये देखा गया कि क्या ये लोग वाकई जिंदा हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, ये गलत तो नहीं है। बायोमेट्रिक्स करवाया गया उनका, उनकी फाइल्स प्रिपेयर की गई, उनका सारा डेटा बर्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया गया। नवीन चौधरी यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस थे, उनकी क़यादत में कमेटी बनी और कुछ लोग रेगुलराइज हुए, बाकी प्रोसेस में थे। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट नहीं चल पाई और वो रह गए। आज मुझे बताइए कि क्या सरकार नया करने जा रही है उसमें? आपने बजट में उसका कुछ नहीं कहा। जब अपोजिशन ने हाउस में इशू रेज किया और दिल्ली विजय सड़कों पे आए, आपने एक कमेटी का गठन किया, हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी। अब मुझे बताइए वो कमेटी से नया क्या लेना चाहते हैं? दे जस्ट वांटेड टू गेन द टाइम। और मुझे लगता है कि जो इनकी 6 महीने की परफॉर्मेंस है, मैं कहूँगा बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। चौधरी साहब, आपने पूरा असेस करके अपने कमेंट्स में कहा कि लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आपने खुद ही कहा कि उनके मैनिफेस्टो में कहीं भी स्पेसिफिक AY BPL का जिक्र नहीं था। जनरल बात की गई थी, बिजली 200 यूनिट मुफ्त में फराम की जाएगी, जॉब्स प्रोवाइड की जाएगी, 12 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, कोई क्लॉज उसमें नहीं था। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की युवाओं की अगर बात करें, जो लगातार इस वक्त कहीं ओवर एज भी हो चुके हैं, नौकरी की तलाश में कर रहे हैं, और लगातार खासकर डेली वेजर्स को इस बजट से काफ़ी उम्मीद थी, कहीं ना कहीं वो एक डिसअपॉइंटमेंट इस बजट से उनको नज़र आई है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया कि हर सेक्शन सोसाइटी का, देखिए जो भी बजट होता है, जब बजट जब भी पेश किया जाता है, रियासत के लोग या मुल्क के लोग एक बैलेंस्ड बजट की अपेक्षा करते हैं। उनकी उम्मीद ये रहती है कि ऐसा बजट होगा जिस बजट से हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, हर वर्ग को, हर रीजन को, हर एरिया को एक उनको एड्रेस किया जाएगा, उनके इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज, या दूसरी चीज़ें, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो चीज़ें होती हैं सोशल सेक्टर्स में। मुझे लगता है कि ये एक हेलो डॉक्यूमेंट है, खाली है, इसमें कुछ नहीं है और रियासत के लोगों के साथ एक मजाक है। चलते चलते एक बड़ा मुद्दा नज़र आ रहा है। लगातार पिछले कुछ समय से पहले पीर पंचाल का क्षेत्र एक्टिवेट होता है गया है आतंकवाद को लेकर। जम्मू संभाग लगभग लगातार फील कर रहा है आत्म प्रेशर। बनी बसोली बिलावर की बात करें, कठुआ में एनकाउंटर 6 दिन से चलता हुआ नज़र आ रहा है, 4 जवान शहीद हुए हैं। किस नज़रिए से देखते हैं पाकिस्तान के नापाक इरादों को? देखिए, बहुत ही निंदनीय घटनाएं घटी हैं यहाँ पे। आपको इस बात का इल्म है कि सबसे पहले मैं उन ख़ानदानों के साथ श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूँगा, अपने उनके साथ संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके घरों के नौजवान जो हैं वो हमारे सुप्रीम सेक्रीफाइसेस करते हुए वतन के लिए जिनने कुर्बानियाँ दी हैं। वहीं पे हमें इस चीज़ का आंकलन भी करना चाहिए कि रिडक्शन ऑफ मिलिटेंसी कितना है, लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है। अगर आप पिछले कुछ अरसे से देखेंगे, जब हम हुकूमत में थे, तो हुकूमत में
हम घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे, इतना स्टोन पैलेटिंग होती थी। आज स्टोन पैलेटिंग इंसिडेंट्स आर रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट टू ज़ीरो। मिलिटेंसी की बात करें तो जहां हर दिन कोई ना कोई वाक़ा होता था, वही नहीं है। अब जिन लोग जो एक इस एजेंडा पे, इस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, वो खुद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और उनको लगा कि कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि जम्मू में इतना स्पेस उनको मिल नहीं पाता था। उनने अपने एक स्ट्रेटजी डाइवर्ट की टूवर्ड हियर। हमारे जो फोर्सेस हैं बहुत मेहनत से काम करी। जब एक प्रॉक्सी वार है, प्रॉक्सी वार में नुकसान तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनके अज़ाइम जो हैं उनको कामयाब होने दे रहे हैं। हम उनके हर एक्टिविटी को, वो जैसा इंटर करते हैं, विद इन 4 days, 5 days, 7 days, वीक, एवरीबॉडी इज़ बीइंग न्यूट्रलाइज्ड बाय द फोर्सेस। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह जी और हमारी तमाम फोर्सेस जो हैं, हमारी स्टेट पुलिस, हमारे एलजी साहब, हमारे स्टेट पुलिस के चीफ जो हैं नलिन प्रभात जी, सारे बहुत मेहनत से। आपने देखा नहीं कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमसेल्फ इज इन द फील्ड। वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, खुद जवानों के साथ जाके लड़ रहे हैं। तो इससे हमारी सरकार की एक जो कमिटमेंट है एंटी नेशनल फोर्सेस के लिए के ख़िलाफ़, वो बहुत हमारी कमिटमेंट मजबूत है। और मुझे लगता है कि ये देखिए, जिस भी मुल्क में बंदूक एक बार आती है, गोली ग्रेनेड आता है, वो निकलने में वक्त लगाता है और इसके फेजेस होते हैं, कभी राइज एंड कभी फॉल। तो मुझे लगता है कि अब जो ये मिलिटेंसी है, ये अपनी आखिरी सांसें जो है वो गिन रही है। तो जब आपने अपना कीमती समय निकाला और जम्मू कश्मीर के सियासी परिदृश्य पर आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जम्मू कश्मीर के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी जुल्फ़िकार, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक गलियारों में जो गतिविधियाँ चल रही हैं और खासकर पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर और इन्फिल्ट्रेशन करके जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग में शांति का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर हमसे अपना माइंड साझा किया। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।